वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ अभी। हो सकता है आज के पार्ट में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी टायर्डिंग लगे, पर प्लीज़ मैनेज कर लेना। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हो, आई नो। तो मुझे आपसे कुछ और कहना था। एक्चुअली लास्टली मैंने कल एक वन शॉट एफ डाला था। वो वन शॉट एफ एक रोमांटिक नॉवल तो था ही। आई मीन वन शॉट में एक स्टोरी थी, बट वो स्टोरी वांगशन की थोड़ी सी अलग हो गई थी क्योंकि मैंने उसे रियलिटी पे बेस्ड करके बनाया था। उसका हाफ जो स्टार्टिंग पॉइंट से हाफ जो स्टोरी है, दरअसल वो रियलिटी पर बेस्ड है। जैसा एक औरत की ज़िंदगी होती है वैसा, और उसका अदर हाफ पोर्शन इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो उस पर आप लोगों के कमेंट्स कुछ मैंने पढ़े, हालांकि सारे पॉजिटिव थे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस स्टोरी को भी इतना प्यार दिया। मैं बस ये बोलना चाहती थी, डरा नहीं रही हूँ। चलो, और इसके अलावा मैंने लास्टली पूछा था इसके पहले वाले वन शॉट में कि आप लोग मुझे अपना आइडिया शेयर करो। तो गाइस आप सब लोगों ने ना मुझे सेम ही आइडिया दिया है। कोई माफिया स्टोरी, कोई हिस्टोरिकल अरेंज मैरिज, डिटेक्टिव वांग वाला कोई आइडिया था एक। तो वो आइडियाज़ और नॉर्मल है। आई मीन वैसी स्टोरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। मेरा मन है कि मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँ, कुछ कुछ अलग, थोड़ा कुछ तो अलग हो जिसमें मुझे लगे कि मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ। तो जो आपने आइडिया दिया मैं उस सब का मिक्स करके लेके आऊँगी अभी। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा आप लोगों ने बोला, वैसा नहीं, बट हाँ उससे इंस्पिरेशन लेकर मैंने कुछ सोचा है और मैं वैसा एक स्टोरी अभी लेकर आऊँगी संडे स्पेशल में। और इस सीरीज का नाम संडे स्पेशल ना हो करके थर्सडे और संडे स्पेशल हो गया है, क्योंकि मैं थर्सडे को भी एक एफ शेयर करती हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो बस मैं इतना बोलना चाहती थी कि नेक्स्ट एफ जो होगा जल्द ही आएगा। एंड फेरी टेल के बारे में एक अपडेट जो आप लोग इतने टाइम से कमेंट करके मुझे परेशान करके रखे हुए हो, तो नेक्स्ट सैटरडे, ये सैटरडे नहीं, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सैटरडे फेरी टेल का आपको पूरा स्टोरी कंप्लीट मिलेगा। ओके, पूरा का पूरा स्टोरी कंप्लीट मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक एपिसोड में मैं उसको सब खत्म कर दूंगी। चाहे वो एपिसोड मेरा 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, या 2.5 का हो, 3 का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पूरा स्टोरी एक एपिसोड में मैं कंप्लीट करके और अपलोड करूँगी। और जो मेरा इस पर एक स्टोरी इनकम्प्लीट रखा हुआ है, वो भी मैं एक डेट फिक्स करूँगी उसका, और जब फिक्स करूँगी तो बता दूँगी कि हाँ इसको मैं आपको इसको कंप्लीट देने वाली हूँ। तब तक लिए थोड़ा और इंतज़ार करो, और अभी जो स्टोरी चल रहा है उनको एंजॉय करो। चलो आज के पार्ट को फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत बकवास कर ली है, थैंक यू सो मच आप लोग मेरी बकवास सुन रहे तब तक। चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग जो मॉर्निंग में उठता है और उठकर वो सबसे पहले अपने मोबाइल को ढूंढता है, क्योंकि विंग को ना अपने फ़ोन में देखना है क्या लंजन ने उसे मैसेज किया है। जैसा कि विंग ने सोचा था कि उसके दिल में एक होप था कि लंजन ने मैसेज किया हो। और सच में वहाँ पर लंजा के 2-3 मैसेजेस थे जिसमें लंजा ने उससे बोला था, गुड मॉर्निंग वी, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मैं अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एक फ़ोटो था वांग जी के ब्रेकफास्ट का, जिसमें वांग जी ने दिखाया था कि वो कैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहा है, प्लस वहाँ पर सैंडविच रखा हुआ है और वहाँ पर पैनकेक्स भी रखे हैं। विंग ने जब ये देखा ना तो उसकी जीभ से लप आ गई। विंग जिसने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, मैं बस सोकर उठा हूँ, मुझे भी पैनकेक खाना है। विंग ने इतना उसमें लिख दिया था। विंग जब जल्दी उठता है, फ्रेशन अप होता है, क्योंकि उसे कॉलेज जाना है। वो कल नहीं गया था लेकिन आज तो उसे जाना है ना। विंग जो उठता है, जल्दी से रेडी होता है, फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है, तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर सिचनगा और जियांग चेंग उसका वेट कर रहे हैं। विंग को पता ही था ये लोग वेट ही कर रहे होंगे। विंग सोच रहा था कि ये लोग जगाने क्यों नहीं आए, जगाने जाते इतना वेट कर रहे थे। फिर विंग ने टाइम देखा, अभी बस 7 ही बजे हैं और शायद सिचनगा उसे 7:30 पर जगाने वाले थे। खैर विंग जो कि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। विंग के फेस पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, एक अलग ही ग्लो दिखाई दे रहा था। इस बात को हर कोई नोटिस कर सकता है, सिचन तो बहुत ही गौर से नोटिस कर सकता है। सिचन जिसने विंग की तरफ देखकर कहा, वी आजकल तुमको ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, कोई स्पेशल चीज़ हुई है क्या तुम्हारे साथ? जियांग चेंग के साथ सामने सिचन ने ये टॉपिक जानबूझ के छेड़ा था। जियांग चेंग अपने भाई की तरफ देखता और कहता है, क्या हुआ है वी? विंग जिसने कहा, कुछ 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 नहीं गगा, वो मैं
कॉलेज की वजह से खुश था। इतने दिन हो गए मुझे, 2-3 दिन मैं कॉलेज नहीं गया, अपने दोस्त हुसैन से मिलूँगा। सचैन जो टेबल के नीचे से ना विंग को पैर मारते हैं। विंग जो सचैनका की तरफ देखता है, उसके दिमाग में कोई खुराफाती सूझती है, तो वो सचैनका की तरफ देखता है और कहता है, गगा बेहतर होगा आप ये पैर मुझे ना मार कर गगा को मारे, तो आपकी बात बन सकती है। आप मुझे मारोगे तो हो सकता है गगा को गुस्सा आ जाए। जियांग चेंग जो बेचारा अभी अपने अपने मुंह में, उसने बस एक बाइट लिया था जो ऑमलेट उसके सामने रखा था उसका, वो खांसने लगा और सचिन उठ करके उसके बैक को रब करने लगे। विंग जिसने कहा गगा। जियांग चेंग जिसने विंग को नहीं देखा बल्कि वो सचिन की तरफ हैरान भरी आंखों से देख रहा था कि क्या कह रहा है विंग। सचिन जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और अपने सर पे बस हाथ मार लिया कि वो क्या करे इन लोगों का। क्या जियांग चेंग इतना बेवकूफ़ है? क्या जियांग चेंग जिसने कहा तुम उसे पैर क्यों मार रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें मेरे भाई में इंटरेस्ट आ गया है? सचिन जिसने जियांग चेंग को थप्पड़ मार दिया उसके शोल्डर पर और कहा तुम पागल हो, किसी किसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। विंग जिसने कहा गगा मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। जियांग चेंग जिसने तुरंत विंग की तरफ देखा और कहा ब्रेकफास्ट करो अपना चुपचाप बैठ करके, फालतू वालतू की बात है बोलना मत अपने मुंह से। विंग जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया भीगी पिल्ली बनकर। वो अपने भाई से बहुत डरता है, उसका भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है। तो विंग अपनी जगह पर बैठ गया और अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल चुपचाप से खाने लगा और सचिन बस विंग को देख रहा था। बेचारा विंग कितना मासूम है ना। सचिन जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा क्यों डांट रहे हो उसे, गलती तो मेरी है, मैं बस उसे छेड़ रहा था। और उसने अपने मुंह से वो सारी बातें बोल दी। उसे अगर तुम्हें दोबारा डांटा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जियांग चेंग जिसने हैरान भरी आंखों से सचिन को देखा और उसने कहा तुम मेरे घर से मुझे ही बाहर निकालोगे? सचिन जिसने कहा हाँ, अब ये घर मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं विंग को अपने साथ रखूंगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें रफा दफा कर दूंगा। जियांग चेंग ये सुनकर बस मुस्कुराने लगता है। विंग इनका जो इंटरेक्शन है वो देख रहा था, सुन रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि उसका भाई सच में अपनी ज़िंदगी में खुश है। खैर विंग और सचिन दोनों अब अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। विंग रास्ते में जब जा रहा था तो उसका फ़ोन अचानक से बजता है। विंग अपने फ़ोन को तरफ देखता है और कहता है सचिन जो अभी कार में विंग के पास बैठे थे उन्होंने कहा क्या हुआ विंग? विंग जिसने कहा जेजे का कॉल आ रहा है, 1 मिनट में बात करता हूँ। हेलो जेजे। सामने से वो लेडी मतलब जियांग यानली कुछ तो कहती है, जिसके बाद विंग घबरा जाता है। वो कहता है क्या, कौन से हॉस्पिटल जेजे, आप ठीक तो हो ना? आलिंग आलिंग ठीक तो है ना? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। काका क्या हम हॉस्पिटल चल सकते हैं? मेरा नेफ्यू उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं काका को कॉल करता हूँ। विंग जिससे ना अब रहा नहीं जा रहा था, उसके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करता है। विंग जो एड्रेस बताता है सचिन को कि कौन से हॉस्पिटल जाना है और ड्राइवर उसी तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। विंग जो अपने भाई को कॉल करता है। जियांग चेंग अभी बस अपने घर से निकलने ही वाला था। विंग और सचिन के जाने के बाद वो बस कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स ले रहा था, वो निकलने ही वाला था क्योंकि आज उसका एक बहुत ज़रूरी काम है। वो उस काम को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता है। वो काम छूटा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। तभी जियांग चेंग के फ़ोन पर विंग का कॉल आता है। सचिन जो जियांग चेंग जो तुरंत कॉल उठाता है और कहता है विंग जो रोते रोते कहता है काका आलिंग हॉस्पिटल में है काका, उसका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ, मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी सचिन विंग के हाथ से फ़ोन लेता है और कहता है आचिंग तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, आलिंग का हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जल्दी आओ जल्दी। तभी वो एड्रेस बता देता है और जियांग चेंग जो अपना फ़ाइल लेके जा रहा था वो उस फाइल को वहीं पे टकता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो नी मिंगजे को कॉल करता है और कहता है कि उसके घर में प्रॉब्लम आ गई है, उसकी फैमिली में उसके नेफ्यू का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा, वो और कहीं नहीं जा सकता और जो फाइल है वो घर पर रखी है, नी मिंगजे ले जाए। नी मिंगजे जिसने साफ साफ कहा कि वो नहीं आ सकता, उसका भाई के साथ में उसका बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और अभी उसके भाई को छोड़कर वो नहीं आ सकता। वो अपने फैमिली मैटर के बारे में जियांग चेंग को नहीं बता सकता कि उसके भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी मैटर है तो वो नहीं आ सकता। जियांग चेंग जो आधे रास्ते से लौट जाता है
क्योंकि अब वो कुछ और नहीं कर सकता। ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, उसे जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ विंग जो हॉस्पिटल में था, जब जियांग चेंग को ना आते हुए सिचेन देखता है तो वो कहता है, वी मैं देख कर आता हूँ कि वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। सिचेन जो हॉस्पिटल के नीचे चला गया था जियांग चेंग का, वो वेट करने लगे थे। विंग जो किसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद उसके पास में वांग जी का कॉल आता है। विंग जो फ़ोन उठाता है, वांग जी जो बोलता है, वी तुमने मॉर्निंग में कहा था तुम्हें पैनकेक्स खाने हैं, मैं लेकर आया हूँ, तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, बाहर आओ। विंग जो रोने लगा। जब वांग जी ने विंग को रोते हुए सुना तो वो घबरा गया। उसने कहा, वी तुम कहाँ हो। विंग जिसने बताया कि वो हॉस्पिटल में है। वांग जी वहाँ से तुरंत अपनी कार को ड्राइव करता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इत्तेफाक की बात ये तो रहती है कि सिचेन और वांग जी दोनों आपस में नहीं टकराते। वांग जी जो विंग के पास जाता है, वो विंग के पास आता है जहाँ पर विंग की सिज्जे हैं। वांग जी वहाँ आकर के विंग को गले लगाता है और उससे बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यान ली जो बुरी तरीके से रो रही थी, वांग जी उन्हें भी कंसोल करने के लिए कुछ शब्द कहता है जितना उससे हो पा रहा था, क्योंकि वो विंग के साथ में तो बहुत कंफर्टेबली बातें कर लेता है पर किसी और के सामने नहीं कर पाता है। अभी यान ली बस आईसीयू रूम के बाहर बैठी थी और उसके बेटे का ऑपरेशन चल रहा था। वांग जी विंग को कंसोल कर रहा था। कुछ टाइम बाद यान ली बोलती है, विंग ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर बाहर आ चुके हैं। विंग जिसने सामने देखा, यान ली की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर से कुछ पूछे। विंग की भी नहीं थी। विंग और यान ली एक दूसरे के हाथ को पकड़ के वहीं खड़े हुए थे। वांग जीजा जो सारा प्रोसीजर अब संभाल रहा था, उसने पूछा कि क्या वो बच्चा ठीक है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी अभी ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, एक माइनर सा एक्सीडेंट था जिससे उसके सर पर हल्की सी चोट लगी है, एक हल्का सा ऑपरेशन हुआ है, कुछ टाँके लगे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके हाथ में थोड़ी चोट लगी है और कुछ नहीं हुआ है। विंग जो इतना ज़्यादा दुखी था अभी कि वो भूल चुका था कि वांग जी का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वांग जी का हाथ फ्रैक्चर था, टांग टूट गई थी और सर पर चोट आई थी। विंग पूरी तरीके से कम्प्लीटली इस बात को भूल चुका था। वांग जी जो अभी उसके साथ में दौड़ भाग कर रहा है, उससे पूछ रहा है, सब कुछ बोल रहा है, विंग बस देख रहा है वांग जी को। वांग जी के हाथ में अभी हालांकि पैर में भी पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी बंधी हुई है, सर पे भी बंधी हुई है, क्योंकि वो जब विंग से मिलने आया था तो वो पूरी प्रिपरेशन करके आया था, लेकिन अभी वो सब कुछ भूल चुका था विंग के चक्कर में। जब सब कुछ ठीक हो जाता है और जब तीनों लोग जब जब जिन लिंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तब यान ली, विंग और वांग जी तीनों उससे मिलते हैं। जो जिनलिंग है वो हल्का सा जागा हुआ था, तो वो ना मुस्कुरा रहा था। यान ली उसके पास बैठ जाती है, फिर वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग थोड़ा सा आराम कर लो बेबी, तुम भी थक गए होगे ना। विंग ने कहा, नहीं सच्चे मैं ठीक हूँ। वांग जी जो विंग को पकड़ता है और कहता है, नहीं विंग तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, और जेजे का ख्याल मेरा बॉडीगार्ड रखेगा, वो उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आएगा, आप भी कुछ खा लीजिए, आप कुछ खाएंगे तो ही विंग कुछ खाएगा। यान ली जो अपना सर हाँ में हिला देती है। वांग जी जो बाहर जाता है, सोंगलन को बुलाता है और कहता है कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे। सोंगलन तो ये जानकर हैरान है कि वांग जी किसी को अपनी बहन भी बोल रहा है। खैर सोंगलन हाँ ही भर देता है। इसके बाद वांग जी विंग को अपने साथ ले जाता है रूफ टॉप पर। वहाँ वो विंग को अपने साथ बिठाता है। सोंगलन से वांग जी बोल कर आया था कि विंग के लिए भी कुछ खाने के लिए ले आए। वांग जी और विंग एक साथ बैठे हुए थे। वांग जी इसने कहा, तुम चिंता मत करो विंग, वो बिल्कुल ठीक है, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। विंग जिसने एक आह भरी और कहा, मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत कम लोग हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा नेफ्यू, मेरा ब्रदर इन लॉ, इसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा बोलते हुए विंग जिसने अपने सर को लंजा के शोल्डर पर टिका लिया था। विंग जिसने लंजा के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें पता है बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं एक अनाथालय में था। जब जब कोई मेरे पास नहीं था तब जेजे ने मुझे गोद लिया, मुझे अपना भाई बनाया। कका को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, पर बाद में कका थे जो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगे। मेरी बहन पता नहीं क्यों मेरे कका से नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई इतना कि वो अपने हस्बैंड से शादी कर घर छोड़ के चले गई और फिर कभी घर वापस नहीं आई। उनको बेटा हुआ। मैं बहुत खुश था
बहुत खुश था। मेरी जीजे को बेटा हुआ था, मेरा नेफ्यू है वो। अब मैं उसे हर बार मिलने जाता था, महीने महीने में मैं उनके साथ बिताता था और उनके साथ बैठकर ढेरों बातें करता था। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी जीजे ने डिवोर्स ले लिया, जिसके बारे में गगा को नहीं पता। गगा को उन्होंने बताने से मना कर दिया। वो जिन्स के हाउस में रहती है और किसी को ये भी नहीं पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स ले चुके हैं। उनका हस्बैंड अब्रॉड में है और यहाँ अकेली तड़प रही है, उनके आसपास भी कोई नहीं है। और इन सब का रीज़न उनका लवर है। चेचे का एक लवर था। वांग जी जो बिल्कुल चुपचाप से ना सारी बातें सुन रहा था। विंग जो आगे कहता है, मेरी सिच्चे उस इंसान से बहुत प्यार करती थी। मेरा गगा उस इंसान से मिलना चाहता था। जेजे ने कहा कि वो टाइम आने पर मेरे भाई को उससे ज़रूर मिलवाएगी। मैं भी उस इंसान से मिलना चाहता था, पर जेजे ने कभी कभी मुझे उससे नहीं मिलवाया। मैंने तो उससे कभी बात भी नहीं की। लेकिन जब शादी की बात आई तो मेरी जेजे ने कहा कि वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। उस इंसान ने मेरी जेजे से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ, जिसकी वजह से मेरी जेजे टूट गई। टुकड़ों टुकड़ों में उनकी ज़िंदगी बिखर गई। मेरे भाई ने उनकी शादी करा दी। उनकी शादी उससे कराई जिससे मेरी आंटी या कहो मेरी अडॉप्टेड मदर वो तय करके गई थी। जेजे पता नहीं कैसे थी, मुझे तो मेरे सामने वो हमेशा खुशी का एक नकाब ओढ़ के रखती थी, पर असल में कितनी दुखी थी ये कोई नहीं जानता। विंग जिसके आंखों से आंसू फिसलते ही जा रहे थे, ये बहुत सैड मोमेंट था। वांग जी ने ऐसी सैड सिचुएशन आज तक फेस नहीं की है। उसके सामने कोई दुखी हुआ ही नहीं, और अगर कोई होता भी है तो वांग जी केयर नहीं करता है। वो लोग दुखी होते हैं जो उसके प्रिजनर्स होते हैं। वो रोते हैं, गाते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं, भीख मांगते हैं अपनी जान की, लेकिन ये रोना अलग था। विंग इमोशनल है। वांग जी विंग को हक कर लेता है, उसके आंसू को धीरे से पोंछता है और कहता है, वी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जेजे बिल्कुल खुशी रहेंगी, तुम चिंता मत करो, उन्हें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। देखो तुम सोच रहे हो कि वो दुखी हैं, हो सकता है कि अपने बेटे की वजह से खुश हो। विंग जिसने वांग जी को धक्का दिया और कहा, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता भी है इमोशंस क्या चीज़ होते हैं। मेरी जेजे दुखी हैं, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। मुझे दिल में बहुत दर्द होता है उनकी वो फेक स्माइल देखकर। क्या तुम्हें समझ नहीं आया जब वो तुम्हें देखकर स्माइल कर रही थी, क्या वो जेन्युइन स्माइल लगी तुम्हें? वो भी पेन में है और इस पेन में भी वो अपने दर्द को छुपा सकती है, तो बताओ नॉर्मल दिनों के दर्द को वो क्यों नहीं छुपा पाएगी? वांग जी हैरान था, क्या इमोशंस इतने डिटेल में भी जा सकते हैं? क्या कोई ऐसे स्माइल कर सकता है जिससे सामने वाले को लगे कि सच में वो इंसान खुश है? क्योंकि वांग जी को तो यान ली खुशी दिखी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। यान ली अभी भी उसे दुखी नहीं दिख रही थी। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद भी यान ली जो नॉर्मल थी, पर विंग जो समझ पा रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर कितनी उथल पुथल मची है, विंग समझ सकता है। खैर वांग जी नहीं समझ पा रहा था। वांग जी जिससे आज पहली बार ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स और होनी चाहिए थी, जिससे कम से कम वो लोगों को समझ पाए, लोगों की ट्रू फीलिंग्स को जान पाए। वांग जी अपने आप पर ही गुस्सा किए जा रहा था कि उसे कुछ क्यों नहीं पता है, उसे ये फीलिंग्स क्यों समझ नहीं आ रही हैं जिसके बारे में विंग बता रहा है। पर वांग जी कुछ नहीं समझ पा रहा था, वो बस अपने ऊपर गुस्सा कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विंग जो कुछ टाइम तक वहीं बैठा रहता है, जब वो अपने आप को कंसोल कर लेता है, अपने आप को समेट लेता है, और वो जो इतने टाइम से अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहा था, अभी वो आंसुओं के ज़रिए वो सब बाहर आ गई थी, तो विंग थोड़ा लाइट फील कर रहा था। तब वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, माफ़ करना, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था ना, इसलिए मैं सब कुछ बोल गया। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, उसके हाथों को पकड़ा और कहा, नहीं वी, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। दरअसल
एक्चुअली मुझे ये फीलिंग्स समझ नहीं आती हैं। मैं फीलिंग्स के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। पहली बार मैं किसी से खुल के बात भी कर पा रहा हूँ। यही मेरे लिए हैरानी की बात है। जो तुमने मुझे आज बताया वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। क्या कोई इंसान अपने अपने चेहरे से मुस्कुरा करके दिल में दर्द लेकर रह सकता है? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी नज़रों में तो कभी इमोशंस की उतनी वैल्यू रही ही नहीं। पहली बार ऐसा है जब मैं किसी से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कि फीलिंग्स क्या होती हैं। उससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं अपने भाई के सामने भी कभी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाया। मैं तो कभी, मुझे याद ही नहीं है कि मैं तुमसे मिलने से पहले कब स्माइल किया था, मैं कब मुस्कुराया था, मुझे नहीं याद है। विंग जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी की उन खाली आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे भर भर कर दिखाई दे रही थी। विंग थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि विंग ने ये छुपे हुए इमोशंस को समझ सकता है और वांग जी तो खुद से उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो विंग और भी अच्छे से उसे समझ पा रहा था। विंग जिसने वांग जी को हक किया और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स उमड़ आएंगी, भर जाएंगी, बहुत सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। तुम देखना, जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा ना तो तुम सारी फीलिंग्स को समझ पाओगे। वांग जी जिसने विंग को अपने से दूर किया और उसकी तरफ हैरान भरी आंखों से देखा और कहा, प्यार? विंग जिसने कहा, हाँ प्यार। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो तुम उसके लिए केयर भी करोगे, उसके लिए डरोगे, उसकी चिंता करोगे, उसकी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, ये जानने की कि वो खुश है या दुखी है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हारे साथ रह करके उसे क्या फील होता है, वो कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है। और तुम फिर अपनी फैमिली के भी फीलिंग्स को समझ पाओगे। जैसे कि शुशु है ना, तुम्हारे अंकल, उनकी फीलिंग्स को मैं समझ पाता हूँ। वो हमेशा से लोनली रहे हैं, मेरे साथ रह करके उन्हें थोड़ा लाइवली फील होता है। उन्हें अपने बड़े नेफ्यू मतलब सचिन का के साथ भी इतना अच्छा महसूस नहीं होता है, पता नहीं क्यों, पर हाँ उन्हें मेरे साथ होता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते हो। मैंने गगा को भी देखा है, गगा भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करता हूँ। वो मुझे डांटते भी है ना, तब भी मैं मस्ती करता हूँ। वांग जी विंग को सुन रहा था। वांग जी इसने कहा, पर डांटने पर तो मस्ती नहीं करनी चाहिए ना। एक बार जब कोई मना कर देता है तो हम उस काम को करते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आता है। विंग ने कहा, हाँ कभी कभी आता है, पर कभी कभी वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तुम्हारे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है, एकदम मातम बन रहा हो ऐसे, लेकिन जब उस घर में कोई शोर शराबा करता है तो उन्हें अच्छा लगता है, जो कि मैंने महसूस किया है। अंकल को उतना भी शांति पसंद नहीं है जितना कि वो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि बस सब चुप रहो, अपने काम से काम रखो। ऐसा नहीं है, अंकल भी चाहते हैं कि कोई उन्हें परेशान करे, उनके साथ मस्ती करे, उनके साथ गार्डनिंग करे और उनसे ढेर सारी बातें करे, उन्हें बातें कर करके इरिटेट कर दे। वांग जी विंग को बस समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसने तो आज तक अपने अंकल को ऐसे ही देखा है। उसके अंकल के सामने अगर कोई ऊंचे आवाज़ में बात भी करे तो भी उसके अंकल को पसंद नहीं आता है। तो विंग जी किस बारे में बात कर रहा है? खैर वांग जी जो कुछ नहीं कहता है, तभी विंग को याद आया, वैसे तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मैंने देखा तुम खुद से चल रहे थे। ओह गॉड, क्या तुम्हारे पैर से ब्लीडिंग होने लगी अब? वांग जी जिसने तुरंत अपने आप को संभाला और उसने कहा, आ, 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 मेरा पैर। सही कहा, दर्द हो रहा है। विंग जिसने वांग जी की तरफ सस्पिशियसली देखा। ऐसा होता है ना कि अब भी नाटक कर रहे हो बेटा। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये कौन सा लुक हुआ? विंग जिसने कहा, वाह, अब तक तुम कितने आराम से उछल रहे थे, कूद रहे थे, हर जगह जा रहे थे, तब तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हुआ और अब होने लगा। और मैं कितनी देर से तुम्हारे इस प्लास्टर में देखो अपने नाखून गढ़ा रहा हूँ, तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ। वांग जी का ध्यान अब अपने हाथ की तरफ गया। अरे विंग तो कितनी बुरी तरह से अपने नाखूनों को उसके हाथ में गड़ा रहा है ना, जिस हाथ में वो प्लास्टर बंधा है। वांग जी जिसने अपने सर पे हाथ दे मारा। विंग जिसने कहा, अब दर्द नहीं हुआ, तुमने इतनी ज़ोर से अपने सर को हिट किया। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो उठता है और कहता है, मुझे झूठ से नफरत है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, सुनने के लिए अब रह क्या गया है? तुमने झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा, अपने एक्सीडेंट का।
तुम्हें पता है तुमने किसी को इतना परेशान कर दिया था तुम्हारे बारे में सोचने के लिए कि मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा था कि मेरे वजह से तुम्हें चोट लगी है, पर तुम तो यहाँ झूठ बोल रहे थे। वांग जी जो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर विंग जो अपना हाथ छुड़ाता हुआ बोलता है, मेरे आसपास मंडराना भी मत, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, और इस तरीके का झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत गलत इंसान हो, मेरा भाई सही कहता है, मुझे इतने जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर विंग जो निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम सिचन का सीन देखते हैं। सिचन जो जियांग चेंग का वेट कर रहे थे, उन्होंने जियांग चेंग को कॉल भी किया। जियांग चेंग जिसने कहा कि उसे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, वरना वो अपने नेफ्यू को देखने के लिए ज़रूर आता। अभी सिचन थोड़ा संभाल ले, जियांग चेंग कुछ देर में आता ही होगा। सिचन जो अब उस रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर यानली है। सिचन डोर पर नॉक करते हैं। यानली बोलती है, अंदर आ जाओ। सिचन बाहर ही रुक गया था। ये आवाज़ क्यों, उसे लगता है कि उसने कहीं तो सुनी है, कहीं वही तो ऐसी जगह है जहाँ पर उसने इस आवाज़ को सुना है। सिचन धीरे से उस दरवाजे को खोलता है और वो अपने बहुत भारी भारी कदमों को आगे बढ़ाता है। सिचन को इस आवाज़ को सुनने के बाद में उसके कदम भारी हो गए थे। उसका मन कर रहा था कि वो भाग जाए, अंदर ना जाए, क्या पता अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ उसका इंतज़ार कर रही हो। तो सिचन अंदर जाता है, अपने सर को झुकाता है और बोलता है, आप ठीक तो हैं? यान ली जो उसने ये आवाज़ सुनी, लेकिन उसने इग्नोर किया, कहा मेरा भाई आ गया क्या? विंग आ गया क्या? सिचन जिसने अब अपना सर उठाया, और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, वहाँ पर दोनों लोग, जो यानली है वो और सिचन, एक दूसरे को देखकर इतने ज़्यादा सदमे में थे कि वो क्या ही बताएं। वो दोनों कुछ रिएक्ट करने की हालत में नहीं थे कि क्या किया जाए। यहाँ पर वो सॉन्ग बजे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, धिन धनन। एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ इतनी हैरान कर देने वाली थी। सिचन जो बस सामने की तरफ देख रहे थे। यान ली जिसने खुद भी सिचन को देखा, और उसे देखते हुए यान ली की आंखों में गुस्सा भर आया। दूसरी तरफ सिचन जिसकी आंखों में आंसू मड़ आए थे, उसकी आंखें भीग चुकी थी, आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। यानली का गुस्सा दूसरी तरफ फूटने ही वाला था, वो चिल्लाने ही वाली थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। वो व्यक्ति बहुत ही आराम से अंदर आया, लेकिन उसके अंदर आते ही रूम का टेम्परेचर बदल चुका था। उस इंसान का ऑरा बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा कोल्ड, इतना कोल्ड जितना कि सिचन ने आज तक कभी महसूस नहीं किया। वहाँ पर जियांग चेंग था जो वहाँ आया था। आचिंग जो कि वहाँ आता है, अपने नेफ्यू को देखता है, फिर अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है, सिचिए आप तो घर आ जाइए आप। यान ली जिसने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं घर बिल्कुल नहीं आऊँगी। वैसे भी मैं मेरे बेटे के ऊपर तुम्हारी छाँप भी नहीं पड़ने देना चाहती, और अब तो कुछ और लोग हैं जिनका काला साया भी मैं अपने बेटे के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। जब जियांग चेंग ये सुनता है तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि अब यान ली विंग से भी नफरत करने लगी है। शायद वो विंग के बारे में ऐसा कुछ कैसे बोल सकती है। सिचन जो खुद भी वो सब कुछ देख रहा था, उसे पता है दूसरा पर्सन वो खुद है शायद। तभी विंग जो अंदर आया था, वांग जी बाहर से ही लौट गया था क्योंकि उसे कुछ काम था, तो वो वहीं से लौट गया था। और विंग जो अभी अंदर आया था, उन दोनों के बीच झगड़ा भी तो हुआ है। विंग जिसने साफ साफ वांग जी से बोल दिया था कि वो नहीं चाहता है कि लंजा उसके साथ कहीं भी आए, और वैसे भी लंजा का भाई अंदर है, केविन में, अंदर रूम में है। अगर उसे नहीं मिलना है अपने भाई से और अपनी ये फालतू की करतूतें नहीं दिखानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाए। वांग जी खुद भी गुस्से में था क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर कभी किसी ने नहीं किया। वो है जो आज तक सबके ऊपर गुस्सा करते हुए आया है, सबकी बात काटते हुए आया है, सबको गोली से धांधा मारते हुए आया है, पर उससे ऐसे रूडली बात किसी ने नहीं की है। ये पहली बार है। वो इतना किसी को बोलने का हक नहीं देता है। विंग ने उसे बहुत कुछ सुनाया है, वांग जी को बहुत कुछ विंग ने सुनाया, तो वांग जी वहाँ से लौट गया था। विंग जो अभी रूम में आया था, मतलब यहाँ पर ना सबका मूड एकदम खट्टा हो चुका है। यानली का सिचन की वजह से, सिचन का यानली की वजह से, जियांग चेंग का अपनी बहन की बातों की वजह से, और इस वजह से कि यानली अब विंग को पसंद नहीं करती है। विंग जो अंदर आया था, जियांग चेंग विंग को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। उसने सोचा कि वो उसकी बहन उनको नहीं चाहती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। विंग जो तुरंत भागते हुए आता है और अपने सिजे को हक कर लेता है। यानली विंग के बालों में हाथ फहराती है और कहती है, आइन क्या हुआ है?
विंग जिसने कहा, कुछ नहीं चीचे, मैं बस डर गया था। आलिंग को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, वो ठीक तो हो जाएगा ना। सिजे जिन्होंने कहा, आशियान तुम चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा। देखो मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ तो तुम क्यों रो रहे हो? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा ना, एक माइनर एक्सीडेंट था। सचिन जो अभी भी सामने देख रहे थे, जो कुछ वो देख रहे हैं उस पर सचिन विश्वास नहीं करना चाहते हैं। उनकी आंखों में जो आंसू थे अब वो उन्हें और रोक नहीं पा रहे थे, तो सचिन जो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ यान ली जो सचिन को जाते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। यहाँ पर जियांग चैंग जो वहाँ बैठा हुआ था कुछ देर के लिए, लेकिन जब वो देखता है ना कि यान ली बस विंग से बातें कर रही है, तो जियांग चैंग से थोड़ा सा लगता है कि यान ली को विंग के साथ रहने देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि विंग से ना वो सच में प्यार करती है। और विंग के बारे में जो अभी उसने कहा ना, वो गुस्से में कहा, पर विंग से यान ली बहुत प्यार करती है। जियांग चैंग यही सोचते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर जा करके वो सिगरेट निकालता है और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जियांग चैंग काफ़ी टाइम बाद स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने घर में रहता है ज़्यादातर टाइम, तो वो स्मोकिंग नहीं करता है। लेकिन अभी वो कुछ झेल नहीं पा रहा है, उसे सब कुछ ये सहन नहीं हो रहा है, तो वो गार्डन में जाता है, स्मोकिंग करना चालू कर देता है। जियांग चैंग स्मोकिंग करते हुए वॉक कर रहा था, तब उसकी नज़र एक डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर वो देखता है कि सिचेन है। जब वो वहाँ पर और करीब जाता है उसके, तो वो देखता है कि सिचेन खुद भी स्मोक कर रहा है। जियांग चैंग को जितना पता है कि सिचेन स्मोक नहीं करता है, लेकिन ये क्यों कर रहा है? जियांग चैंग के पास जियांग चैंग ना सचिन के पास जाता है और कहता है, सचिन तुम स्मोकिंग कर रहे हो? जियांग चैंग ने यहाँ आते हुए अपनी सिगरेट को अपने पैर तले दबा करके रौंद दिया था। अभी जियांग चैंग बिल्कुल सिगरेट के बिना गया था, एकदम भोला बनते हुए। सचिन जिन्होंने भी जियांग चैंग की तरफ देखा और अपनी खाली आंखों से देखते हुए कहा, नहीं बस यूं ही। जियांग चैंग ने तब जाकर देखा कि सचिन वहाँ पर कितनी सारी सिगरेट पड़ी हुई हैं, और ये सारी सिगरेट ऐसा लगता है सचिन ने खुद अकेले पी हैं। जियांग चैंग हैरान होते हुए बोलता है, तुमने इतनी सारी सिगरेट क्यों पी हैं? तुम क्या मेरे नेफ्यू की वजह से परेशान हो? सचिन जिसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सचिन जो अभी थोड़े से सैड दिख रहे थे, तो जियांग चैंग जो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना सैड क्यों नज़र आ रहे हो? तुम्हारी आंखें भी लाल हो रखी हैं, क्या हुआ है? तुम रोए थे? सचिन जिसने जियांग चैंग के ऊपर गुस्सा किया और कहा, तुम कभी मुझे अकेला छोड़ सकते हो क्या? मैं तुम्हारे बिना पहले बहुत खुश था, कम से कम मैं अकेले समय तो बिता पाता था। अब मैं सिगरेट भी नहीं पी सकता तुम्हारी वजह से। हाँ, विंग को अपने साथ रखना अब कुछ टाइम के लिए, और हाँ उसे बोल देना कि मैं 1 हफ्ते के लिए अपने कॉलेज नहीं जाऊँगा, और मुझसे वो मिलने की कोशिश न करे, कॉल भी मत करना मुझे तुम दोनों। ऐसा बोलकर सचिन वहाँ से निकल गया था। वो अपने रिलेशनशिप को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ जो कुछ उसने अभी देखा उसके बाद वो यहाँ रुक भी नहीं सकता। वो कुछ टाइम के लिए बस अकेला रहना चाहता है। वो इसके बारे में इत्मीनान से, तसल्ली से सोचेगा, आराम से डिसीजन लेगा। इसलिए सचिन वहाँ से चला गया था जियांग चैंग को वहीं छोड़कर। जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुनकर कि ये इंसान, ये चीज़ क्या है, ये अपने आप को क्या समझता है। जियांग चैंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था अभी, और उसी गुस्से के साथ वो वापस से अपने उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसका नेफ्यू एडमिट है। वहाँ जाकर वो देखता है कि विंग सो चुका है और यान ली वहीं बैठी हुई है। जियांग चैंग उसके पास जाके बैठ जाता है। वो कुछ नहीं कहता है। कुछ टाइम बाद यान ली खुद से बोलती है, कौन था वो? जियांग चैंग ने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड। यान ली जो बिना पल के उठाए ही कहती है, तुम्हारे हिसाब का ही है। अच्छा रहेगा कि तुम विंग को मेरे पास छोड़ दो और तुम दोनों खुश रहो। अब तो तुम्हारे पास एक पार्टनर है, तो विंग को मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। वो मेरा भाई है और मैं उसे आपके पास कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप आ सकती हैं, आपका ऑलवेज वेलकम है, पर मैं मेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। यान ली जिसने बस अपनी आंखों को एक बार बंद किया, एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे अपने पास रखने की वजह से पछताओ। यान ली बहुत गुस्से में बोलती है। जियांग चैंग उसे इग्नोर करता है और कहता है, आपके गुस्से की वजह से तो बहुत कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब और क्या बर्बाद होना बाकी है। खैर, मैं मेरे भाई को आपके पास बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। वैसे भी आप एक झूठी इंसान है। यान ली जो जियांग चैंग को देखती है और कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमसे बड़ा झूठ तो मैंने कभी नहीं बोला ना। तुम तो विंग से कितने सारे झूठ बोलते हुए आए हो। जियांग चैंग जिसने यान ली की तरफ देखकर कहा, मैंने उसकी भलाई के लिए सब कुछ किया है, पर
आपने झूठ बोला ना कि आपने आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दिया, जबकि आपने उसे फोर्स किया आपको डिवोर्स देने के लिए, है ना। यान लीजिए चुप करके रह गई। जियांग चेंग बोलता है, आपका हस्बैंड आपसे इतना प्यार करता है कि आज भी वो सब कुछ छोड़कर आपको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसे एक चांस नहीं दे सकती। उसने क्या गलती की है ये बताओ। मैं तो मानता हूँ कि मेरी सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप मुझसे नफरत करते हो, पर आपके हस्बैंड ने क्या गलती की है। वो तो एकदम साफ इंसान है, अपना काम से काम रखता है, अपने बिजनेस करता है बिल्कुल वाइट तरीके से, कुछ भी गलत काम नहीं करता, फिर क्यों आप उसे छोड़ रहे हो। यान ली जिसने ना कुछ नहीं कहा, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे सकती है, वो किसी हाल में दे ही नहीं सकती है। खैर अभी जियांग चेंग जो बस गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम लान सेजन का सीन देखते हैं, जो अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक जगह पर जा रहा था। वो इस जगह पर काफ़ी टाइम से नहीं गया है, उसे बहुत 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 लंबा समय हो चुका है। जब से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई थी तब से लेकर अब तक वो इस जगह पर नहीं आया है, लेकिन अब वो आया है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो बस देखता रहता है वो घर, जिसमें मकड़ी के कई सारे जाले लगे हैं, एकदम धूल धूल हो रखी है। ऐसा लगता है उसे कई सालों से साफ़ नहीं किया गया हो। उसकी दीवारों में भी ऐसा लगता है कि पानी से वो दीवारों में ना रेले पड़ चुके हैं, और बहुत बुरा हाल है उस घर का। लेकिन सुचैन उस घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर जाते हुए उन्हें कई सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कई सारी चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही थी। दो लोग आपस में कितने खुश हैं उन्हें वो दिखाई दे रहा था, वो देख पा रहे थे। तुम ना बहुत मजाक कर लेते हो। मैं तो जानती नहीं तुम इतना अच्छा मजाक कर सकते हो। आहा सुचैन तुम कुकिंग किया करो ना, तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। बहुत डिलीशियस है। अरे तुम सफाई क्यों नहीं की। तुमने क्या सोचा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सफाई तुम नहीं कर सकते। तुम्हें सफाई करनी चाहिए। अच्छा बस भी करो। वो नहीं खा सकते, बहुत खिला लिया। अरे सुचैन तुम कहाँ गए थे। तो पूरे भीग गए। सर्दी हो जाएगी, जल्दी कपड़े बदल लो। हाँ आज लेट हो गया। मेरे भाई के साथ थी ना मैं। तुम कैसे हो। तुम्हें बहुत याद किया। I love you सुचैन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं रेडी हूँ। क्या हम लोग चालू कर सकते हैं। थोड़ा धीरे करो ना। सुचैन के कानों में कई सारी आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थी। उनकी वो इंटीमेसी भरे माहौल की तस्वीरें उनके दिमाग के आगे, आंखों के आगे जैसे फ्लैश करके आ रही थी। सब कुछ जैसे उनके लिए थम सा गया था। सुचैन अभी भी दरवाजे पे खड़ा था, और वहाँ से इस घर के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें देख पा रहा था। वो देख पा रहा था एक लड़की जो सामान तोड़ रही है। उसने कहा, क्यों तुमने ऐसा किया। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। पहले बता साथ में नहीं रहती। मुझे नफरत है इन चीज़ों से। नफरत है। मैं तुमसे आज छोड़कर जाऊंगी। मैं तुमसे ब्रेकअप। सुचैन जो आगे भी और सारी आवाज़ सुन पा रहा था। मैं यहाँ आखिरी बार आई हूँ ये बताने के लिए मैं शादी कर रही हूँ। ये मेरे शादी का कार्ड है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी शादी में बिल्कुल ना आओ, क्योंकि मैं मेरी शादी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरा हस्बैंड तुम्हारी तरह बहुत अच्छा है। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। ये आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। और इसी गूंज के साथ में हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आप गेस करते रहो कि ये क्या हो रहा है। आई नो मेरा ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें खुद से गेस कर चुके होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।